वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए ये आपका 100 प्रश्नों का चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर वो नहीं देखे हैं 3 प्रैक्टिस सेट पहले जो अपलोड किए हैं तो उसको मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब रही बात फ्रेंड्स की, बहुत सारे आप लोग पूछ रहे हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, इसका एग्जाम पूरा 100% है फ्रेंड्स कि जनवरी माह में ले लिया जाएगा। दिसंबर में संभव नहीं है। अभी 26 तारीख से आपका बिहार एसआई का पीटी एग्जाम है। इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन आएगा और जनवरी 2022 में पक्का इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो मध्य निषेध सिपाही का बहाली आया है फ्रेंड्स 365, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दी गई है। तो आप लोग ये फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, उसका क्लास भी आपको सिलेबस के अनुसार जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था फ्रेंड्स? आपका 1927 में आया था ना। 1927 में इसका गठन हुआ था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मद्रास अधिवेशन। सॉरी, कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। और ये आपका मद्रास अधिवेशन 1927 में जो हुआ था फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एम अंसारी। याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर एम अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1927 के मद्रास अधिवेशन का। ठीक है, याद रखिएगा। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, आप लोग गेस करते चलिएगा। पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सियाल, सीमा, नीफे। आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, पहला में आपका क्या है? तो सियाल हो गया, दूसरा में आपका हो गया सीमा हो गया, और तीसरा में क्या है? नेफे है। तो कर रहा है इसमें आपका पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में से दूसरी परत का ना, तो दूसरी परत का हो गया सीमा हो गया। दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मात्रा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा में मैग्नीशियम हो गया और सिलिकॉन हो गया, तीसरा में आपका नियॉन और आपका फेरस का मात्रा अधिक रहता है। तो दूसरा का करेक्ट आंसर दूसरा वाला आपका सीमा हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल है, लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भीति इसका प्रवाल उत्पत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के जो उत्पत्ति हुई किस प्रकार से? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखें। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मुखौटा लगा करके नृत्य किस में किया जाता है फ्रेंड्स? आपका एक कथकली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का करेक्ट है। कथकली के आकर्षक मुखौटे से संबंधित नृत्य शैली है। यह केरल राज्य की सर्वाधिक आपका पुरस्कृत लोक नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है फ्रेंड्स? आपको केरल का, ये आप लोग ही याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल को देखें। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं। देखिए, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं वो क्या कहता है? जीवाश्म कहलाते हैं, जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यही जीवाश्म की जो आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सवाल कि जीवाश्म की आयु किस के द्वारा ज्ञात होती है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति इसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला सवाल लेते हैं, 7 नंबर सवाल। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। तो कथन मैं देख लेता हूँ फ्रेंड्स। पहला कथन है, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा कथन है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा कथन आपका है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। तो सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1 और 2 कथन है जो आपका सही है। ठीक है, पहला कथन आपका क्या है, देख लेते हैं कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये दोनों कथन है जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही है। ये तीसरा कथन है जो गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका है, 8 नंबर सवाल है कि एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक संयोजन अभिक्रिया में जो हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक उत्पादक, ये नहीं होगा, केवल एक उत्पादक हो सकते हैं। जहां बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एक संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 8 का। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसका कार्यकाल है जो राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है जो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बाकी राज्यपाल का करता है, महान्यायवादी का भी करता है, और भारत के आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का है जो कार्यकाल है जो आपका राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता है ना, तो राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर ए 10 का एक करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखें, अग्न्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। अग्न्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। 11 का ऑप्शन नंबर बी क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। 11 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, कोच्चि प्रसिद्ध है, कोच्चि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये याद रखें, कोच्चि है जो मुख्य रूप से जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर सवाल है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स रूस के देश में, रूस देश के दक्षिण में काला सागर है जो आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। आप लोग फटाफट गेस करते चलेगा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न याद है या नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में निर्मित की गई है। 15 नंबर सवाल को देखिए, भारत में आलू कौन लाए थे। भारत में आलू है जो कौन लाए थे, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली लोग भारत में आलू लाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, आए मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी गीत लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर कवि प्रदीप के द्वारा ये गीत लिखी है, जिसे लता मंगेशकर गाई है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर आए मेरे वतन के लोगों ने एक गीत गाई है। और ये लिखा किसके गया है, तो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है, गुलबदन बेगम क्या है फ्रेंड्स, नूरजहां की बहन थी, हुमायूंनामा की लेखिका थी, फिर गुलबदन बेगम को फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया, हुमायूं की बहन थी। तो 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, क्या क्या हो जाएगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 और 4 सही लग रहा है इसमें, 2 और 4। ठीक है, हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी, तो गुलबदन बेगम, और 4 नंबर हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इसके बारे में तो गुलबदन बेगम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो हुमायूंनामा की लेखिका कौन है, तो गुलबदन बेगम, और ये जो आपका गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी, इसलिए 2 और 4 इसका सही होगा। तो 2 और 4 देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है, ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 19 नंबर, स्वराज दल का विश्वास था, किसमें विश्वास था, तो संपूर्ण स्वराज में। स्वराज दल का जो विश्वास था वो संपूर्ण स्वराज में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का जो क्वेश्चन रहेगा इसी लेवल का रहेगा, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है।
भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज पार्टी के स्थापना किए थे, ये भी सही है आपका। आज़ाद हिंद फौज पार्टी ना, महागोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी, ये आपको लग रहा है गलत है फ्रेंड्स। जस्टिस पार्टी की स्थापना महागोविंद रानाडे नहीं किए थे। एनी बेसेंट होम रूल चलाए थे, ये भी आपका सही है। तो 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा था इसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महागोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी का गठन 1915-16 में आपको किया गया था मद्रास में। इसको किसने किया था, तो CN मुदालियर और TM नायर एवं वी त्याग चेट्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए याद रखिएगा, ये जस्टिस पार्टी की स्थापना 1915-16 ईस्वी में आपका CN मुदालियार, इसके बाद में TM नायर एवं वी त्याग चेट्टी के द्वारा 3 गो मिलकर के जस्टिस पार्टी का निर्माण किया गया था। बाकी ये सब याद रखिएगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने आज़ाद हिंद फौज पार्टी, यहाँ देखिएगा पार्टी की स्थापना किया था। और एनी बेसेंट होम रूल, ये आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। अब 21 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। संविधान की सूची और विषय यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, चलिए इसको सुमेलित करना है आपको। कौन सा किस तरह से सुमेलित होगा, 21 का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ठीक कर देते हैं ताकि दिखे आप लोग को। देखिए तीसरी, चौथी, 8वीं और 10वीं, तो 10वीं अनुसूची में देखिए पकड़ के चलिए फ्रेंड्स, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ये तो आपका हो गया। यानी डी का 4 इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी, डी का 2 आएगा। तो डी का 2 इसमें देखिए किस में है आपका, डी का 2 किस में दिखा रहा है आपका, एक दिखा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसी से देखिए पकड़ में आ गया। इसी तरह से आपको छांटना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो आपको याद है उसी से आप छांट लें। अब देखिए 10वीं में हम लोग जानते हैं दल बदल है। ठीक है, 10वीं सूची में दल बदल, तो देखिए डी का दूसरा नंबर है और डी का दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक से भी छांट सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक का क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तीसरी में क्या है, तो तीसरी आपका अनुसूची में आपका है शपथ और घोषणा है। उसके बाद चौथी में क्या है, तो 4 का 1 है। चौथी अनुसूची, सॉरी बी का है जो आपका चौथा होगा। ये चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 8वीं में आपका तो क्या है फ्रेंड्स, भाषाएं हैं। 8 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बच गया फ्रेंड्स आपका, ये तो आपका क्लियर है ही है। 10वीं आपका दल बदल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार मिलान कर लें। तीसरी में क्या है, तो पहला का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, पहला का 3 यानी शपथ और घोषणा। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथा अनुसूची में आपका हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में। 8वीं में हो गया आपका क्या, तो भाषाएं हो गया। और 10वीं अनुसूची में दल बदल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल, एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ कहा जाता है उसे। 23 नंबर, ऋग्वेद काल के देवता है। ऋग्वेद काल के देवता कौन है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र और अग्नि है जो ऋग्वेद कालिक देवता है। ऑप्शन नंबर सी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी, क्या थी, तो वो आपका आम्रपाली थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वो कौन थी, तो आम्रपाली बनी थी ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि का वेग क्या होता है, सूखी हवा में नमी हवा में कम है। सूखी हवा से नमी हवा में कम है, तो गलत लग रहा है फ्रेंड्स। 25 का ऐसा ही डायरेक्ट, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, ये आपको सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ध्वनि का वेग है जो सूखी हवा से ज़्यादा नमी हवा में अधिक तेज होती है। ठीक है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका गलत है। 26 नंबर सवाल को देखें। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने का समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगी। चलिए बहुत बार पढ़ाए हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई लड़की है जो झूला पर बैठ करके झूला झूल रही है और झूलते हुए में वो खड़ी हो जाती है, जिसका समय अवधि जो क्या होता है फ्रेंड्स, घट जाती है। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखें। दो रेल
संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? दो रेल संधियों के बीच 27 का रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। ठीक है, दो रेल संधियों के जो रेल का पट्टी होता है, तो दो रेल संधियों के बीच जो अंतराल रखा जाता है तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें कि कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध है जो खो बैठती है। ऐसे वस्तुओं को क्या कहा जाता है? अतिचालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखें, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगा? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एक ऐसा रहता है। ठीक है, कभी वेग के बारे में पूछा जाएगा कि इसका वेग दुगना करेंगे तो इसका संवेग इस तरह से रहता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा आपका चौगनी हो जाएगी। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाएगा तो उत्पादित ऊष्मा उससे क्या हो जाएगा? चौगनी हो जाएगी। 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 30 नंबर सवाल। कौन सा एक कण है जो परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। क्योंकि फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है क्या? N+P होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, इसी दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? आपको परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, एटॉमिक मास बराबर आपका N+P होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोई भी परमाणु है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या नाभिक में होता है जो क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है, इसी के कारण इसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन तो आपका वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। जैसे नाभिकीय रिएक्टर में होता है फ्रेंड्स, भारी जल का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए आपका भारी जल का प्रयोग किया जाता है। जो भारी जल इसका होता है DTO होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये भी इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। तो इसका जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को क्या है? नियंत्रण करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल आपका है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, तो क्या होता है? तत्व कह रहा है ना, तो सियाल तत्व में तो ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के प्रॉपर्टी, जी हाँ, पृथ्वी को प्रॉपर्टी को जो ऊपरी परत है उसे भू प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बाहुल्य तत्व होते हैं तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के जो बाहरी परत होती है जिसे भू प्रॉपर्टी कहा जाता है या क्रस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें ऑक्सीजन तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन सा उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन है जो उत्पाद के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? 33 का हो जाएगा उसे पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल को देखें, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 34 का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर वाला याद रखिएगा, एस तेंदुलकर। ठीक है, इसको टिक से याद रखते हैं फ्रेंड्स कि सचिन तेंदुलकर है जो गरीबों को मदद करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, जो गरीबी रेखा के नीचे जो निवास जो है फ्रेंड्स, उसको कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा तेंदुलकर। कम से कम इस तरह से आप कुछ भी बिठा लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरह से याद रखता हूँ। तो जैसे ही गरीबी रेखा के बारे में आता है तो एस तेंदुलकर समिति माइंड में आ जाता है। तो आज से आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर, एस तेंदुलकर समिति के बारे में पूछेगा तो गरीब को मदद करता है जो गरीब रेखा के नीचे रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से याद रखें। 35 नंबर सवाल आपका है, निम्न में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? कौन सा स्थल? तो मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? आगरा में कौन सा मस्जिद है जिसमें बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो नगीना मस्जिद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा में एक मस्जिद है जिसका नाम है नगीना मस्जिद, जिसपे बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है।
37 नंबर, सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ते हुए का रेफरेंस यहाँ पर आपका मान लिया कि क्या हो गए, सूर्य हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कहता तो बताए थे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, एक सेंटेंस ही मैं आपको बता दिया था जो हमेशा मुझे भी याद रहता है। तो कैसे याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, देखिए एक वाक्य बन रहा है कि नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, यही आपका ऑप्शन नंबर यही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं ट्रिक से याद रखा हूँ, मुझे याद रहता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। तो ये आपका सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है, पहले में सूर्य के सबसे नजदीक बुध हुआ, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी तीसरा नंबर पर और मंगल है जो चौथा स्थान पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखें, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। तो समुद्र तट वाला राज्य भारत में कितना है, 38 का, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर सवाल, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बहुत बताए थे फ्रेंड्स, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे, तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 39 का। 40 नंबर सवाल, गेस करिएगा, सबसे छोटी वहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है क्या कहलाती है। 40 का, सबसे छोटी वहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है वो कोशिकाएं कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहलाते हैं। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है। तो देखिए इसमें कौन सी देश की सीमा चीन से नहीं लगती है ना, वियतनाम का तो लगता है फ्रेंड्स, यहाँ से अक्सर टेंशन रहता है, म्यांमार का, लाओस का भी लगता है, ये कंबोडिया का नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया का सीमा चीन से नहीं लगता है। 42 नंबर सवाल, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, रेयॉन। 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर रेयॉन है जो आपको काष्ठ के लुगदी से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए रेयॉन है जो काष्ठ यानी काठ जिसको कहते हैं लुगदी से बनाया जाता है। 43 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पतली चादर को किस में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका फास्फोरस तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, सल्फर, आपका जस्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक जस्ता, 43 का ए। 44 नंबर सवाल, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किसके मुखिया होते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री तो नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री तो होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का इसका भी होता है, प्रधान मुखिया वही होते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड इसका भी होते हैं, यानी कि इसका तो सभी हो गया फ्रेंड्स, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी को याद कर ले, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकायों का मुखिया होता है, तो नीति आयोग का प्रधान कौन होते हैं, पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी प्रधानमंत्री और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का भी होता है, ठीक है। अगला सवाल 45 नंबर, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। नगर प्रशासन का तो कौन करेगा, नगर निगम ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं 46 का, देखिए पता चल जाएगा। पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषण होता है, ये बिल्कुल सही, याद करते चलिएगा। जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो पर्णहरित जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, तो पर्णहरित है जो द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषण होता है, सही है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी आपका सही है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी आपका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण, ये आपका गलत है, ये प्रकाश संश्लेषण में ये नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये आपका गलत है। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 47 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, किस लिए दिया जाता है। 47 का सभी को पता है, खेल कूद के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के लिए, अच्छा योगदान के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुआ था फ्रेंड्स, से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 लाख रुपया की राशि दी जाती थी, लेकिन अभी इसकी बढ़ करके 15 लाख रुपया दिया जाता है, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख मिलता था, अभी 15 लाख रुपया मिलता है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोले जाते हैं। मलयालम 48 का तो आपका कहाँ हो जाएगा, मलयालम आपका केरला ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है।
संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो कुतुब मीनार आपका कहाँ पड़ता है, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। चलिए गेस कीजिए। कुतुब मीनार 49 का 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुतुब मीनार है जो आपका दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नालंदा क्या था, एक मंदिर था, एक राज्य प्रसाद था, एक विश्वविद्यालय था। सभी को पता है, कामन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नालंदा एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। 52 नंबर पर, खालसा किस धर्म से संबंधित है, खालसा है जो आपका सिख धर्म से संबंधित है ना। 52 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा है जो सिख धर्म से संबंधित शब्द है। 53 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 से पर्यावरण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 का बी। 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए एक जिक्के तो आपका यही हो गया, एक जिक्के आपका यही हो गया ना कि आपका 28 भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को सभी याद रखेगा। और किस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है यही पूछा जा रहा है। तो 54 का उस आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स चंद्रशेखर वेंकट रमन है जो रमन प्रभाव खोज किए थे, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म के अब सुअवसर पर 28 फरवरी को आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 54 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, तो सबसे पहले जो आदि मानव सीखा था वो क्या था, आग को जलाना। ठीक है, सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि पशुओं कुत्ता के पालना, अनाज उपजाना, पहिया बनाना। सबसे पहले आग ही जलाना सीखा था। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखें। 56 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसके करते थे, तो ये आपको पशुपति की पूजा करते थे ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे, चलिए ये बताए फिर। 57 का तो देखिए, सबसे पहले तो जौ गेहूँ उपजाया था, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा ना, जी हाँ बिल्कुल सही। गेहूँ एवं जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या था, तो गेहूँ और जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे हल्की तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस है जो सबसे हल्की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, यानी अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी थे, तो ये स्वीडन के निवासी थे और ये आपका डायनामाइट के आविष्कार भी किए थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे आपका ये नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। स्वीडन के थे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखिए। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में। तो आपका अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, स्वीडन के थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है ना। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, सिंपल है फ्रेंड्स, ये तो 100% क्या बढ़ जाता है। जब दौड़िएगा तब बीपी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है कि डीएनए होता है, चलिए यही दुगो में आपको आंसर देना है। आरएनए तो होगा नहीं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आनुवंशिक में, डीएनए हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो कर रहे होंगे उनका करेक्ट हो गया होगा। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। 63 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तक के रूप में किया जाता है। 63 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका खम्भ मृदुतक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, गेस करते चलेगा, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं। अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं उसे वो क्या कहलाते हैं, गेस कर लिए होंगे, स्वपोषी कहलाते होंगे। ठीक है, परपोषी नहीं ना, परजीवी कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 64 का ए होगा, स्वपोषी। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, स्वपोषी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हरे पौधे जितने भी स्वपोषी उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। किसान का परम सहायक क्या है, तो सब पता है फ्रेंड्स, केचुआ। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है।
हैजा के रोगाणु फैलाते हैं तो कौन फैलाते हैं? मच्छर तो फैलाएगा नहीं, रेत मक्खी ने, घरेलू मक्खी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। घरेलू मक्खी हैं जो हैजा के रोगाणु को फैलाते हैं। ठीक है, तो हैजा किसके कारण होता है? रोगाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। अगला, निम्न वृक्ष की छाल में से कुनैन उपलब्ध होती है। कुनैन जो मलेरिया का आपका दवा होता है, ये सिनकोना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होनी चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे? 68 का। तो 68 का अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। 69 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। 69 का सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। एक जी के हो गया। लोहे को जंग बनाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण। यानी 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 71 से आपका 10 मैथ है, तो 10 मैथ का सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स, अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सिंपल ही मैथ आपको रहता है, देख लेते हैं सिंपल किस तरह से। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है मीटर है। एक महिला को इतना मीटर प्रति सेकेंड की दर से मैदान को विकर्णीय तिरछे तौर पर पार करनी है, तो इसमें कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल ही मैथ रहता है, ज़्यादा हार्ड इसमें आपका नहीं रहेगा फ्रेंड्स, 10th क्लास में रहेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका है कि भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 प्राप्त हो जाए? हम सिंपल सा बनता है सब, देखिए इस तरफ से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कहता है कि भिन्न 4 कितना है? 9 है। और कह रहा है प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाए? तो इसमें हम घटा देते हैं फ्रेंड्स, क्या x घटा देते हैं, इसमें क्या घटा देते हैं? y घटा देते हैं जाए, तो जिससे भिन्न इतना के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर होता है? 1/6 के बराबर हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ही मैथ पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। देखिए सब इस टाइप का ही रहेगा। आरोही यानी घटते हुए क्रम में, और एक बढ़ते हुए। आरोही मतलब हो गया ये आपका बढ़ते हुए क्रम में। दिए गए भिन्न में कि सही आरोही क्रम का रहा। आरोही यानी बढ़ते हुए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही रहता था पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरह से रहता। ठीक है, तो देखिए सिंपल ही रहेगा। चलिए तो अब देखते हैं 81 नंबर इंग्लिश को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 81 नंबर से इंग्लिश देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको वहां पर पूछा जाएगा। 81 नंबर सवाल से देखते हैं। 81 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है 81 नंबर सवाल का। तो देखिए यहाँ पर आपका है इनकरेजेबल है। इनकरेजेबल का अर्थ होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं आपका परिवर्तनीय, कह सकते हैं इसको सुधारतीत कह सकते हैं, सुधारतीत इसको मतलब हो सकता है। तो इसका सिनोनिम कह रहा है ना, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनअल्ट्रिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी होता है, देखिए इनकरेजिबल के मतलब होता है फ्रेंड्स अपरिवर्तनीय, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था। देखिए इनकरेजिबल के मतलब होता है असुधार्य, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है, सुधारतीत होता है ना कि सुधार रहित होता है। तो इनकरेजिबल के मतलब होता है आपका असुधार्य कह सकते हैं इसको, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा समानार्थी शब्द हो जाएगा अनअल्ट्रिएबल, क्योंकि अनअल्ट्रिएबल के मतलब भी होता है अपरिवर्तनीय। तो इसका सिनोनिम आपका ऑप्शन नंबर बी 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका कह रहा है फ्रेंड्स ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? तो ऑकवर्ड का अर्थ होता है जटिल, कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका कह सकते हैं जटिल कह सकते हैं। तो इसका जटिल ऑकवर्ड का अर्थ होता है जटिल या विषम कह सकते हैं, या तो असुविधाजनक कह सकते हैं। तो इसका जो सबसे इसका एंटोनिम कह रहा है ना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका 82 का हो जाएगा आपका
कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। awkward का जो एंटोनियम होगा उल्टा शब्द हो जाएगा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब जटिल हो रहा है तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट, यानी कि सरल हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो सही कौन लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है ना। तो प्रतिस्थापन इसका स्पेलिंग हो जाएगा SUBSTITUTION। यानी 83 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका सही लिखा हुआ है, बाकी सभी जो गलत लिखा हुआ है। 83 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर सवाल को देखिए, करेक्ट सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु स्टडीज एंटीक्यू थिंग्स। एंटीक्यू मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन जो थिंग्स का बारे में अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज एंटीक्यू थिंग्स, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंटीक्यूरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटीक्यूरियन इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को एंटीक्यूरियन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 84 का करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, डिसहेबिलेड इसका कर रहा है सामनार्थी क्या होगा 85 का। तो 85 का देखिए फ्रेंड्स, आपका डिसहेबिलेड का मतलब अर्थ होता है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, मैला कुचैला होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनटाइडी। अनटाइडी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका 85 का डी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। यानी सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें से खाली स्थान में भरना है। इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है। इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर दिस इवनिंग। तो क्या होगा, इज अराइविंग, नहीं गलत हो जाएगा। हैव अराइविंग, नहीं ये भी नहीं होगा। हैज ए भी नहीं, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आर अराइविंग। इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर आर अराइविंग दिस इवनिंग, यानी आज शाम को आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, फॉर द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी ग्रामेटिकली गलती कहाँ पर है, गलत है फ्रेंड्स, उसको आपको चुनना है, मिस्टेक को। कह रहा है आपका सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफर 5 ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका 87 नंबर सवाल है ना। 87 नंबर सवाल में त्रुटि यहाँ पर है फ्रेंड्स, ट्रांसफर 5 ऑफिसर की जगह पर होना चाहिए ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स होना चाहिए। तो मिस्टेक किस में आपको हो रहा है, ट्रांसफर 5 ऑफिसर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका मिस्टेक है। ट्रांसफर 5 ऑफिसर की जगह पर होना चाहिए ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहाँ पर ईडी लगना चाहिए। ट्रांसफर्ड यहाँ पर है ना, ट्रांसफर्ड यहाँ पर है, ईडी लगना चाहिए। ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें मिस्टेक है। 88 नंबर सवाल आपका है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स दैट सेम एज द गिवन आइटम्स। ठीक है, ये आइटम्स का सही अर्थ क्या होगा, टू कट बोथ एंड्स। तो टू कट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों पक्षों या पहलुओं का समर्थन करना। टू कट बोथ एंड्स यानी दोनों पक्षों को समर्थन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स। देखिए बोथ साइड कहाँ हुआ है आपका, ए हो जाएगा, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। क्योंकि टू कट बोथ एंड्स मतलब होता है क्या, दोनों पक्षों को समर्थन करना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा बोथ साइड हो जाएगा ना, सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। ये भी आइटम दिया हुआ है, इसका कह रहा है टू गेट अवे विथ। तो टू गेट अवे विथ का मतलब क्या होता है, बच निकलना कह सकते हैं। टू गेट अवे विथ बच निकलना, या तो क्या होता है आपका भाग जाना भी इसको मतलब कह सकते हैं, बच निकलना या भाग जाना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब भी होता है क्या फ्रेंड्स,
इसका मतलब होता है कि मुश्किल से भाग निकलना, बच निकलना। तो ऑप्शन नंबर बी 89 का आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 90 का यहां पर क्या भरा जाएगा? एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड ए कंसेप्ट बेटर। एग्जाम्पल है, यहां पर वॉवेल है, एन हो जाएगा, एन एग्जाम्पल होगा। कभी देखते हैं फ्रेंड्स एन एग्जाम्पल, ए एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, वन एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल भी। एन एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर, यानी कि उदाहरण से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट उसको समझने में क्या मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अंग्रेजी का इसी टाइप से रहेगा फ्रेंड्स, आपको एंटोनेम रहेगा, सेनोनेम रहेगा, अब फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामेटिकली रहेगा, ये भी सिंपल रहेगा। तो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आप ग्रामर वगैरह ये सब एंटो आइडम फ्रेज ये सब याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इससे क्वेश्चन आप आराम से पकड़ सकते हैं। और ये सब एक दिन की तैयारी में नहीं होती है फ्रेंड्स, आपका बेस शुरू से ही मजबूत होना चाहिए, नहीं है तो अभी से लगे रहिए। ठीक है, आइडम फ्रेज आपका वोकैबुलरी सब अभी से स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अब 91 नंबर सवाल से हिंदी का आ गया, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसे के चेहरे पर होती है, क्या होता है? चलिए, तो आप सभी लोग इसका गेस करते चलेगा और सभी का सही जवाब आना चाहिए फ्रेंड्स। 10 नंबर हिंदी में 10 का सभी सही करते चलिए। तो 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कर लेंगे। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होगा? खुशी होगा? नहीं। दुखी नहीं, हंसी बैठ नहीं, उदासी, चेहरे पर उदासी होती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उल्टा शब्द संन्यास का विलोम क्या होगा? चलिए फटाफट गेस कीजिए। 92 का संन्यास का जो विलोम शब्द हो जाएगा, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संन्यास का सेवक अतिथि बाहर नहीं होगा, संन्यास का गृहस्थ हो जाएगा। देखिए गृहस्थ मतलब हो गया, गृहस्थ जीवन होता है ना फ्रेंड्स, तो गृहस्थ में जो शादीशुदा है, शादी कर 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 करके घर परिवार के साथ जो रह रहा है वो गृहस्थ हो गया। और जो सन्यास जंगल को चला गया फ्रेंड्स, वो क्या हो गया? सन्यासी हो गया, जिसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, पर परिवार से। तो सन्यास का उल्टा गृहस्थ होता है। 90 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उग्र, उग्र का क्या होगा? उग्र मतलब क्रोधित हो जाना, इस तरह से कह सकते हैं, क्रोध में होना। तो इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला है 94, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या कहते हैं? 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवर्णनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जहां जाया न जा सके, यानी जहां पर जाना संभव है, पहुंच नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या होता है? तो उसको अगम्य कहेंगे। जहां पर जाया न जा सके उसे अगम्य कहेंगे। डी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। चिड़ियाघर किस तरह से लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं कौन कौन जानते हैं चिड़ियाघर सही लिखने के लिए। ऐसे लिखाएगा चिड़िया, ये तो गलत है फ्रेंड्स। चिड़िया ये भी गलत लग रहा है, चिड़िया ये भी गलत है, बच गया ये। चिड़ियाघर इस तरह से लिखाएगा, हर्षिचिय हो जाएगा और अभी हर्षिकार हो जाएगा, या घर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दादी जी ने को बुलाया और पौधे लगवाए। दादी जी ने दुकानदार को होगा? नहीं। माली को, ये हो सकता है कुम्भकार को, दर्जी को, बी होगा 97 का करेक्ट आंसर। दादी जी ने माली को बुलाया और पौधे लगवाए। सही वर्तनी वाले शब्द सजनता किस तरह से लिखा जाता है? तो सजनता ऑप्शन नंबर ए इसका होगा ना, सॉरी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 98 का। 99 नंबर सवाल को देखें, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची सिनोनिम्स। ध्वज का क्या होता है? ध्वज को तो ऐसे ही पताका कहा जाता है फ्रेंड्स। 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पताका। चलिए 100 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। खो देता है कि खो देती है, क्या होगा? या अपने या अपनी। 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का करा प्रत्यय ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ठीक है, मैं बोल रहा था अपने नहीं, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ये सभी बात को बहुत ही बड़ा सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको लग रहा है माइनर, लेकिन इसको अगर आप
पकड़ के चलते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो आप इसमें बहुत इससे सभी को फायदा होगा। व्यक्ति कुसंगति में, कभी भी कुसंगति, आपका जैसा संगत रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका जो गुण है ना वहाँ पर क्या निकल जाएगा, और जो गलत संगत वाला गुण है सभी आप में आ जाएगा। इसलिए संगति कुसंगति कभी नहीं करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने वाले से ही दोस्ती करें, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।